हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसके स्टडी। और यहाँ पे 22 फरवरी के लिए एकदम एकदम वायरल वाला चपुआ पेपर लेके आया यार गुरुजी। इसमें क्या है? तो इसमें मैं आपको बता रहा हूँ क्या है। इसमें पूरे पेपर का सोल्यूशन है। एक एक टॉपिक को घुस घुस कर सॉल्व किया गया है। आपका जो भी आपके मन में आ रहा है डाउट कि सर यहाँ से प्रश्न आएगा, वो भी मैंने सॉल्व किया है। आपको मैं बता देता हूँ क्या क्या इसमें मैंने सॉल्व किया पूरे पेपर में। एकदम वायरल वाला चपुआ वाला पेपर भाई, घोल के पी लो। जो मैं ला रहा हूँ ये आपके 7 सेट रहेंगे। यूपी बोर्ड में ध्यान देना, कान खोल कर भाई लोग, 7 सेट। और ये 7 सेट आपको एकदम छापना है पेपर में। मैंने इसमें क्या क्या कवर किया है? बहुविकल्पी पूरा सॉल्व किया है, गद्यांश पूरा सॉल्व किया है, पद्यांश पूरा सॉल्व किया है, जीवन परिचय, लेखक और कृति का गुरुजी 5-5 10 नंबर का। आपका कहानी का सारांश जो आता है ना, वो भी मैंने सॉल्व किया 5 नंबर का। अपठित गद्यांश भी सॉल्व किया, साथ ही साथ खंडकाव्य भी सॉल्व किया है। संस्कृत के गद्यांश पद्यांश सॉल्व किए हैं। मुहावरे और इस बार नया टॉपिक जुड़ा हुआ है अपठित गद्यांश, उसको मैंने सॉल्व किया है। शब्द युग्म, शब्द अर्थ, एक शब्द के दो अर्थ, ये सब मैंने सॉल्व किया है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये भी मैंने सॉल्व किया है। रस छंद अलंकार को मैंने सॉल्व किया है। साथ ही साथ पत्र लेखन एवं निबंध लेखन को भी सर इसमें मैंने सॉल्व किया है। तो सोच सकते हैं वीडियो कितना इंपॉर्टेंट है यार, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं वीडियो को आपको लाइक करने का टारगेट देता हूं। आज सर आप टारगेट कितना देंगे? आज मैं आपके सामने 5000 लाइक का टारगेट रखता हूं पहली बार। और कमेंट भी 5000 होना चाहिए। और वो कमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए कुछ भी, नहीं नहीं, अपने हौसले को बुलंद करके टारगेट बनाइए कि हमें सर ये लास्ट 2 डेज में 90 फोड़ना है। उस पर एक आपका कमेंट होना चाहिए। और मैं देखना चाहता हूं क्या हर एक बच्चे के अंदर वो जोश है, वो जोश है 95 गेन करने का। आएगा यार। हर एक पेपर यहाँ पे मैं पूरा सॉल्व किया हूँ। ऐसा पेपर आपको कहीं मिलने वाला है एकदम चपुआ, पीएलए पेपर इसका नाम देते हैं। पीएलए मतलब जो बोर्ड में आएगा। जब आप हिंदी के दिन जाएंगे, वहां से लौट कर आएंगे, देखेंगे सारा का सारा गुरुजी ऐसे ही पेपर था, सेम टू सेम, और यही क्वेश्चन आपके उठे थे। तब आप कहेंगे गुरुजी एकदम 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 चौचक वाला, एकदम कत्तई जहर वाला प्रश्न आप बताए थे गुरुजी। हाँ एकदम बीन मजाक गुरुजी हम लोग बस में किए क्वेश्चन को, ठीक ना। यहाँ पे देखिएगा, ये आपका सर पेपर कोड है 302 सीवी, आपका सर पेपर कोड है सर। 100 नंबर का सर क्या रहेगा? आपका पूर्णांक रहेगा सर। 3 घंटे 15 मिनट का सर आपके पास क्या रहेगा? टाइम रहेगा। और ये हिंदी का पेपर है सर, 22 फरवरी के लिए। 22 फरवरी सर हिंदी का क्या ये सर पेपर है सर। अगर हम लोग कुछ यहाँ पे निर्देश की बात करें सर, यहाँ निर्देश दिया गया है जो सर प्रारंभ के 15 मिनट दिए हैं गए हैं। प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए हमें क्या सर निर्धारित है कि हम प्रारंभ के 15 मिनट प्रश्न पत्र को पढ़ेंगे। मैं आपको फिर एक चीज बता रहा हूं, गद्यांश पद्यांश को ट्रिक के साथ सॉल्व करना है, रटना नहीं है सर, रटना नहीं है। रटने के चक्कर में पढ़ेंगे तो टाइम बर्बाद हो जाएगा, और टाइम आपके पास है नहीं उतना, इसलिए रटना नहीं है सर। हमें केवल टारगेट करना सर, फोकस करना है। आंखों में आंखें डाल के गुरुजी फोकस करना है, ठीक ना। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है सर, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना क्या रहेगा सर? आपके लिए आवश्यक रहेगा सर, ठीक ना। सबसे पहले आप सर खंड का करेंगे 50 नंबर का, 50 नंबर का। करेजा लोग एकदम दिलवा हरिहरा जाएगा, जब जाएंगे एकदम जीरा हरियर हो जाएगा। कमेंट ऐसी करते हैं। देखिएगा यार, बोर हो के पढ़ाई नहीं करने का, कुछ मिलने वाला है नहीं। बोर होने से अगर मिल जाए कुछ तो बताओ, हम भी रोना शुरू करें। और आप तो रो ही रहे हैं कि गुरुजी हमारा पंचार में नहीं आया तो फेल हो गए। तो रोने से अगर आपको कुछ मिले तो रोइए। आपके माँ बाप भाई साहब आपको पढ़ा रहे हैं, किस लिए? रोने के लिए। उनके सामने रो कर देखो, उनके सामने आप रो कर देखिए। अपने माँ बाप के सामने आपको सीने से लगा के कहेंगे अरे बेटा छोड़ो यार पढ़ाई लिखाई, हमारा बेटा हमारे लिए सब कुछ है। सोचिए कितना आपसे प्यार करते हैं। वो ये नहीं चाहेंगे कि हमारा बेटा रोए। इतना प्रेम होता है आपसे। क्या उनके लिए पढ़ना नहीं है क्या? पढ़ना है तो बिल्कुल एक सब्सक्राइब हो जाना चाहिए भाई साहब, एक सब्सक्राइब, मात्र एक मैं मांग रहा हूं, ज्यादा नहीं चाहिए, एक। और मुझे पता है अगर आप उनकी कसम खिला देंगे तो दे देंगे, अभी नहीं खिला रहे बाद में खिला देंगे। प्रश्न नंबर 1 सर, प्रश्न नंबर सर 1 क्या है? कुटज निबंध संग्रह के लेखक कौन है सर? हजारी प्रसाद द्विवेदी। जो कुटज है ये किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का सर। यह एक क्या सर? यह एक निबंध संग्रह है, यह एक निबंध संग्रह है। सर आपसे प्रश्न, अशोक के फूल किसकी है सर? अरे गुरुजी अशोक का फूल भी हजारी प्रसाद द्विवेदी का है गुरुजी, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है गुरुजी, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है गुरुजी। ठीक है, अगला प्रश्न सर, सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक है? अरे गुरुजी छायावाद के हैं गुरुजी, छायावाद के हैं सरदार पूर्ण सिंह ना गुरुजी, छायावाद के। एकदम चपुआ वाले कवि हैं गुरुजी, एकदम छाप देंगे गुरुजी।
अगला प्रश्न भाई साहब, अगला प्रश्न एकदम जहरीला वाला प्रश्न। आनंद कादम्बिनी के संपादक थे बद्रीनाथ चौधरी सर, प्रेमघन थे। आनंद कादम्बिनी के संपादक थे सर बद्रीनाथ चौधरी, प्रेमघन थे सर। इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा, छाप देंगे सर। हिंदी का प्रथम उपन्यास किसको माना जाता है सर? परीक्षा गुरु को माना जाता है सर। किसको माना जाता है? परीक्षा गुरु को सर माना जाता है। अगला यहाँ पे अंगा वाला प्रश्न है। दीप जले शंख बजे विधा है, संस्मरण है सर। दीप जले शंख भी बजे विधा क्या है? संस्मरण है सर। पेपर में आया था, एकदम छापने वाला है सर। हम छाप देंगे गुरुजी पेपर में, हम छाप देंगे गुरुजी पेपर में। प्रश्न नंबर 2 सर, प्रश्न नंबर 2 का सर क है यहाँ पे, सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है सर। सरस रसवंती सर सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है। पल्लवी भी है, बीड़ा भी है, लोकायतन भी है, लेकिन सर रसवंती नहीं है सर, रसवंती नहीं है सर। एकदम हमारे साथ रटिए, आपको दिमाग में घुसा लेना है सर। 2 दिन बचे हुए सर, 2 दिन में तो एकदम आग लगा देंगे सर पेपर में। हम आपके साथ हैं, 24 घंटे देंगे क्लास आपको। हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए चारण काल नाम दिया गया सर। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने सर हिंदी साहित्य को चारण काल नाम दिया था। इसको सर जी हिंदी साहित्य को चारण काल नाम डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने दिया था सर। एकदम जहरीला प्रश्न है गुरुजी। गवाला है, निम्नलिखित में से कौन प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नहीं है सर? नंददास प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नहीं है। जायसी भी हैं, मंदान भी हैं गुरुजी, कुतुबबंद भी, लेकिन नंददास सर प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नहीं थे गुरुजी। अगला प्रश्न है, अज्ञेय की रचना है सर, अज्ञेय की रचना है सर आंगन के पार द्वार। आंगन के पार द्वार सर किसकी है? अज्ञेय जी की रचना है सर। बहुत इंपॉर्टेंट है यार, पेपर में आएगा, आपको छाप देना है, पेपर में आएगा, आपको छाप देना है। अगला सब प्रश्न है यहाँ पे, अगला सब प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? सर निराला को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला था। महादेव वर्मा को यामा पर, चिदम्बरा पर, सुचित्रानंद पंत को और अज्ञेय जी को भी मिला था, लेकिन सर ज्ञानपीठ पुरस्कार निराला जी को सर नहीं मिला था। ये तो आपके 10 नंबर क्या बहुविकल्पी हो गए। उसके बाद सर गद्यांश, मैं आपसे फिर एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, रटना नहीं है भैया, हाथ जोड़ के आपसे विनती है, रटना नहीं है, समझना है, ट्रिक को अप्लाई करके आना है, स्मार्ट वर्क करना है। हार्ड वर्क के चक्कर में मत पड़ो यार, हार्ड वर्क पूरी दुनिया कर रही है। स्मार्ट तरीके से 1 डे में पास हो जाओ ना, क्या जरूरत है यार गुरुजी, क्या जरूरत है? इसीलिए तो भाई ये एसके मिशरी फेमस है आपके लिए, आपने दिल में बसा के इसीलिए मुझे रखा है ना। देखिए है क्या, मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी और जनों के सम्मेलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जन के कारण ही पृथ्वी माता की संज्ञा प्राप्त करती है और पृथ्वी माता है, और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी के क्या सर? पुत्र हैं, पुत्र हैं। पढ़ लिए। अब मैं आपसे पूछूं कि ये कहां से लिया गया है? गुरुजी हमें माता भूमि दिखाई दे रही है, हमें राष्ट्र शब्द दिखाई दे रहा है, हमें पृथ्वी शब्द दिखाई दे रहा है, हमें मातृभूमि शब्द दिखाई दे रहा है। ऐसे शब्द जहां मिलेंगे गुरुजी राष्ट्र का स्वरूप लगा देंगे गुरुजी, गुरुजी कसम है उनकी राष्ट्र का स्वरूप लगा देंगे। लेखक गुरुजी वासुदेव सरगरवाल है। अरे गुरुजी एकदम छपुआ वाला बताए हैं, एकदम छापेंगे। सबसे पहला प्रश्न सर, राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है? सर इसका आंसर हम रटेंगे। अरे क्यों रटोगे यार, क्यों रटोगे? यहाँ पे आंसर मत देखो, इसका आंसर ऊपर देखो। कैसे? राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है? राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है? पृथ्वी हो लेकिन मनुष्य न हो, पृथ्वी हो लेकिन मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना सर असंभव है। राष्ट्र की कल्पना सर असंभव है। एकदम इसी प्रकार से छाप कर आएंगे, आपको पूरा नंबर मिलेगा, आपको पूरा नंबर मिलेगा सर, कसम है सर, पूरा नंबर मैं आपको दिलाऊंगा। अरे गुरुजी क्या कर दे रहे हैं गुरुजी एकदम। अगला देखिए प्रश्न है, पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। अगला प्रश्न, पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? सर पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? सर पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है सर। किसका? राष्ट्र का स्वरूप सर संपादित होता है। देखिए यही इसका सर बहुत ही प्यारा सा उत्तर है। पृथ्वी पृथ्वी और जन दोनों मिलकर राष्ट्र का स्वरूप सर संपादित करते हैं। कोई प्रश्न आपको मैं अलग से नहीं बताऊंगा, ढूंढूंगा नहीं, इसी में से आपसे को ढूंढ के बताऊंगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है सर? पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है? तो पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है? जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। कौन भैया? पृथ्वी। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की सर संज्ञा प्राप्त करती है। देखिए यहाँ पे है ना, जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। अगला प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए।
संरेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। संरेखांकित अंश की व्याख्या यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। पृथ्वी, पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी के क्या है? पुत्र है। इसी को बढ़ा चढ़ा के सर लिख देना हो गया। इसी को बढ़ा चढ़ा के सर लिख देना है। क्या लिख देंगे? लेखक के अनुसार पृथ्वी को माता के समान बताया गया है और उस पर निवास करने वाले जन को उसका पुत्र बताया गया है। पृथ्वी और जन के मध्य माता और पुत्र का संबंध बताया गया है। उसके बाद अगला प्रश्न है, पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम। वेरी सिंपल यार, मैंने आपको बताया ना कहां से लिया गया है? राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। लेखक का नाम डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल। तो इसका आप लोग आंसर कैसे लिखेंगे? उपयुक्त गद्यांश राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल है सर, वासुदेव शरण अग्रवाल है सर। उसके बाद आपका 10 नंबर का क्या आएगा सर? पद्यांश आएगा सर। पद्यांश आएगा सर, 5 सवाल बनेंगे, आराम से 10 अंक आपको सर यहाँ पे मिलेगा। 5 इंटू 2 यानी कि हर एक सवाल का 2 नंबर, 5 सवाल यानी सर 10 नंबर का सर पेपर में आएगा। एकदम सर बहुत इंपॉर्टेंट वाला सर आपके लिए बता रहे हैं। बाद में मत बोलिए गुरुजी नहीं बताएं। देखिए है क्या यहाँ पे, छायाएं मानो जन का दिशाहीन सब ओर पड़ी, वह सूरज नहीं उगा था पूरब में, वह बरसा सहसा बीचों बीच नगर की। काल सूर्य के रथ के पहियों की ज्यों अरे टूट कर बिखर गए हो दसों दिशा में। सबसे पहला प्रश्न देखिए यहाँ पे है, मानव जन की छायाएं किस दिशा में पड़ी? मानव जन की छायाएं किस दिशा में पड़ी? तो यहाँ पे देखिए, मानव जन की छायाएं किस दिशा में पड़ी भैया? तो देखिए यहाँ पे छायाएं, छायाएं मानव जन का दिशाहीन सब पर और पड़ी, यानी कि क्या लिखेंगे? यानी कि लिखेंगे मानव जन की छायाएं दिशाहीन होकर चारों ओर पड़ी हुई थी। बस। अगला है, वह सूरज किस दिशा में उगा था? वह सूरज किस दिशा में उगा था? देखिए क्या है, काल सूर्य के रथ के पहियों की जो ओर टूट के बिखर गए। देखिए, वह सूरज नहीं उगा था पूरब में, वह बरसा सहसा बीचों बीच नगर के। यानी कि वो जो सूरज था, पूरब में, पूर्व दिशा में उदित नहीं हुआ था, बल्कि वह नगर के बीचों बीच अणुबम के रूप में बरस पड़ा और नगर के बीचों बीच फटने वाले अणुबम से सैकड़ों सूर्यों का प्रकाश ताप निकल कर चारों ओर क्या हो गया? फैल गया। काल सूर्य में कौन, मतलब कार सूर्य के रथ, देखिए यहाँ पे काल सूर्य के रथ पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो काल सूर्य रथ पंक्ति में रूपक अलंकार है सर, रूपक अलंकार है सर। 10 दिशाएं कौन कौन सी थी? 10 दिशाएं कौन कौन सी थी? तो पूर्व था, पश्चिम था, उत्तर था, दक्षिण था, ईशान था, नेतृत्व था, वायव्य था, अग्नेय था, ऊपर था एंड नीचे था। ठीक ना? उसके बाद इस पद्यांश का पाठ का नाम और उसके रचयिता का नाम का उल्लेख करना है। क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पद्यांश हिरोशिमा नामक कविता से लिया गया है, जिसके रचयिता सर सचिदानंद हीरानंद वास्यायन बोले तो अज्ञेय द्वारा सर लिखा गया। बहुत ही प्यारा सा सर प्रश्न। अरे गुरुजी, एक तो एकदम चपुआ वाला प्रश्न सर आप बता दिए। अगला देखिए, 5 नंबर का सर, 5 नंबर का सर पेपर में छपने वाला प्रश्न है। क्या है सर जी? किसी लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए सर। प्रश्न नंबर 5 रहेगा। देखिए कौन कौन है यहाँ पे? वासुदेव अग्रवाल, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, हरिशंकर परसाई। तो 3 लोग हैं यहाँ पे, 3 लोग हैं यहाँ पे। तो मैंने आज जो लिया है इसमें हरिशंकर परसाई का लिया है, हरिशंकर परसाई का लिया है। चलिए इनका करेंगे हम लोग। हरिशंकर परसाई का क्या लिखेंगे सर? ये हरिशंकर परसाई का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जनपद में इटारसी के निकट स्थित जमानी नामक ग्राम में 22 अगस्त 1924 को हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा से स्नातक तक की शिक्षा मध्य प्रदेश में हुई और तदुपरांत इन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से एमए परीक्षा उत्तीर्ण किया। इसके बाद कुछ वर्षों तक इन्होंने अध्यापन का कार्य किया और इन्होंने नियमित रूप से धर्मयुग, साप्ताहिक, हिंदुस्तान के लिए अपनी रचनाएं लिखी। 10 अगस्त 1965 को इनका स्वर्गवास हो गया और इनकी प्रमुख कृतियां, जैसे हरिशंकर प्रसाद, प्रमुख कृतियां कौन कौन सी है सर? देखिएगा प्रमुख कृतियां कौन कौन सी है। जैसे इनकी कहानी संग्रह है, कहानी संग्रह कौन कौन सी है? हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे, हरिशंकर प्रसाद की प्रमुख कहानी संग्रह है, ध्यान देना। उपन्यास रानी नागफनी कहानी तट की खोज, उपन्यास कौन सी है? रानी नागफनी कहानी तट की खोज। देखिएगा ये सब कृतियां ही हैं, लेकिन कृतियों में कई सारे भाग होते हैं। जैसे घर होता है, घर में आपका
रेस्ट रूम है, किचन है, बाथरूम है, हाँ, स्लीपिंग रूम है, ड्राइविंग रूम है। तो इस प्रकार से बटे रहते हैं। इसी प्रकार जो इनकी कृतियां हैं, जैसे कहानी संग्रह कौन-कौन से, उपन्यास कौन-कौन से, निबंध कौन-कौन से हैं, सबकी बात और थी। घूम के पाँव पीछे, इस बेईमान की परत, पगडंडियों का ज़माना, सदाचार की ताबीज, शिकायत मुझे भी है। उसके बाद इनका संपादन वसुधा, जो कि क्या है सर? पत्रिका है। इनकी सर भाषा कैसी थी? तो हरिशंकर परसाई जी एक सफल व्यंग्यकार के रूप में सर प्रसिद्ध थे। ठीक है ना? अगला यहाँ पे ख वाला है। लेखक के बाद सर कवि का आएगा। लेखक का जी साहित्यिक परिचय कृतियाँ, और यहाँ पे कवि का साहित्यिक परिचय कृतियाँ। कौन है यहाँ पे? 5 नंबर का सर आएगा। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्दों में देना है सर। 5 अंकों का सर पेपर में छपने वाला प्रश्न है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार कर लो चैनल को सब्सक्राइब भाई। कर लिया गुरुदेव? कर लिया कि नहीं? कर लो भैया, कर लो। पहले है यहाँ पे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, दूसरे हैं महादेवी वर्मा, तीसरे हैं जयशंकर प्रसाद। कौन है सर? जयशंकर प्रसाद। तो सबसे पहले यहाँ पे अयोध्या सिंह उपाध्याय बोले तो हरिऔध जी हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जन्म 15 अप्रैल 1865 को आजमगढ़ जिले के निजामाबाद गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित भोला सिंह और माता का नाम रुक्मणी देवी था। मिडिल परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात उन्होंने काशी के क्वींस कॉलेज में प्रवेश लिया, किंतु अस्वस्थता के कारण उन्हें बीच में ही अपनी विद्यालय छोड़ना पड़ा। तत्पश्चात उन्होंने घर से ही फारसी, अंग्रेजी, संस्कृत भाषाओं का अध्ययन किया और इनका विवाह आनंद कुमारी के साथ संपन्न हुआ। हरिऔध जी को सरकारी नौकरी मिल गई और वे कानूनगो भी हो गए, और कानूनगो पद से अवकाश प्राप्त करके हरिऔध जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अवैतनिक के रूप में अध्यापन कार्य किया और हिंदी साहित्य सम्मेलन में उन्हें एक बार सम्मेलन का सभापति भी बनाया गया और और विद्यावाचस्पति की उपाधि से सम्मानित किया गया। और सन 1947 ईस्वी में निजामाबाद में इनका क्या हो गया? देहावसान हो गया। इनकी सब प्रमुख रचनाएं जैसे नाटक प्रद्युम्न विजय, रुक्मणी परिणय, उपन्यास प्रेम कांता, ठेठ हिंदी का ठाठ, अधकिला फूल, काव्य ग्रंथ से जैसे प्री प्रवास, चोखे चौपदे इत्यादि सर इनके काव्य ग्रंथ थे। ठीक है ना? अगला आपका आएगा बहादुर अथवा लाठी कहानी के संक्षिप्त कथानायक अपने शब्दों में लिखिए, अथवा पंचलाइट अथवा ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। तो मैं आपको यही बोलूंगा केवल आप पंचलाइट और बहादुर याद करिएगा, इतने में आपका काम हो जाएगा। जरूरत ही नहीं है बेफालतू में मेहनत करने की। आप क्यों एक्स्ट्रा मेहनत करें? आप ही बताइए। आपके पास टाइम कम है तो आप मेहनत कम किया करिए। ठीक है ना? तो यहाँ पे मैंने पंचलाइट कहानी का उद्देश्य, मतलब पंचलाइट कहानी का उद्देश्य मेन क्या था, मतलब जैसे मैं आपसे पूछूं कि सर पढ़ने का उद्देश्य क्या है? गुरुजी पहला है, अरे गुरुजी नहीं बताएंगे। पहला है गुरुजी लेकिन नहीं बताएंगे, दूसरा बता देंगे, मम्मी पापा का सपना पूरा करना। और तीसरा गुरुजी 95 स्कोर करना। चौथा गुरुजी ताकि हमारी बात होना शुरू हो जाए गुरुजी, हैं हम टॉपर कहलाए। अरे गुरुजी एकदम दिल की बातें बोल देते हैं भैया, मजाक करते हैं, सीरियस मत लेना, ठीक ना? पता लगा गुरुजी दिल में बातें लेकर बैठ गए और कमेंट ही कमेंट भर डाले। ऐसा नहीं करने का यार। यार दया करा करो, दया गया किया करो हम लोगों के ऊपर, हैं? अच्छा एक चीज है कि मैं तो सोचता हूँ यार कि किसी और से बोलने से अच्छा है मैं अपने बच्चों से ना मांगू। अब कमेंट आया था गुरुजी बहुत बड़े भिखमंगे निकले। अरे गुरुजी बहुत बड़े मदारी आदमी हैं आपके गुरुजी। भैया प्लीज यार, आई हम्बल रिक्वेस्ट यू सब्सक्राइब कर लो यार। हम गरीब लोग हैं, हमें क्या चाहिए? सब्सक्राइबर चाहिए। आई रिक्वेस्ट यू, आपसे मैं मांग लूंगा, आप मुझे दे देंगे क्योंकि आप लोग मुझे प्यार करते हैं दिल से। प्लीज यार कर लो यार। दूसरों से मांगने से अच्छा तो मैं आपसे मांग लूं। मैं दूसरों के पास क्यों जाऊं यार? है कि नहीं? अरे गुरुजी आप तो बहुत बड़े गुरुजी, हम तो थोड़ा सोचे थे। कोई बात नहीं, चलिए पढ़ते हैं यहाँ पे। हरिश्चंद्र नाथ रेणु हिंदी साहित्य जगत के सुप्रसिद्ध आंचलिक कथाकार है है यह कथाकार है। ग्रामीण अंचलों से उनका निकट परिचय है। किसका? हरिश्चंद्र नाथ रेणु का। ग्रामवासी जाति के आधार पर किसी प्रकार टोलियों में विभक्त हो जाते हैं, यानी कि जो ग्रामवासी हैं यह जात के आधार पर विभिन्न टोलियों में बट गए थे और परस्पर स्वदेश के भाव से भरे रहते हैं। और हर टोली में देश भाव होता है। उस टोली से बात नहीं करना, गुरुजी वो हमारा दोस्त नहीं है, गुरुजी वो हमारे क्लास का नहीं है। समझ रहे हो ना? बस यही हर जगह यही चलती है भाई। उसके बाद इनका बड़ा ही सजीव और यथार्थ चित्रण
इस कहानी में किया गया है। ठीक है, इतना इतना गुरुजी समझ में आ गया। उसके बाद क्या लिखेंगे? पंचलाइट बिहार के परिवेश की कहानी है। पंचलाइट में बिहार की जो वातावरण है, जो रहन सहन है, उनके उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। कहानीकार ने ग्रामीण अंचल का वास्तविक चित्र खींचा है। आवश्यकता किस प्रकार बड़े से बड़े संस्कार और निषेध को अनावश्यक सिद्ध कर देती है, इसी केंद्रीय भाव के आधार पर इस कहानी के माध्यम से एक महत्वपूर्ण उद्देश्य को स्पष्ट किया गया है। गोधन द्वारा पेट्रोमैक्स जला देने पर उसकी सब गलतियां माफ कर दी जाती है और उस पर लगे सारे प्रतिबंध हटा दिए जाते हैं तथा उसे मनचाहे आचरण की छूट दी जाती है। यानी कि जो गोधन था, वो जब पेट्रोमैक्स जला देता है तो उसको छूट मिल जाती है। चाहे जितना भैया मुनरी को लाइन मारो, गुलरी काकी को भी दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि वही हाल है कि आज सरकारी नौकरी कोई बंदा पा जाए तो उसका लव मैरिज हो जाएगा, भाग मैरिज हो जाएगा, लेकिन अरेंज मैरिज गुरुजी नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि वो करना ही नहीं चाहता। हाँ, ऐसा है ना? है है भैया, वही दिखाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि गुरुजी हमारे पड़ोसी के घरे लाइन खराब होगी अगर हम जला के, ऐसा नहीं होगा। अब लाइट का जमाना नहीं है। अब किसका है? गवर्नमेंट जॉब का। भाई गवर्नमेंट जॉब करो, निकालो। हाँ, अरे गुरुजी क्या बता रहे हैं? हाँ, मजा ले रहे थे यार, काहे सीरियस हो जाते यार, ठीक ना? तथा उसे युग अभी भी कुछ गांव और जातियां पिछड़ी हुई हैं। रेणु जी ने अप्रत्यक्ष रूप से ग्राम सुधार की प्रेरणा भी दी है। यानी कि कुछ लोग अभी भी पिछड़े हुए हैं, उसी सोच क्या करिए, बंदा गवर्नमेंट जॉब निकाल लिया, भगवान है। बिजनेस कर रहा है, करोड़ रुपए कमा रहा है, कोई वैल्यू नहीं है। मानसिकता है अभी भी वही है, अभी भी वही है। कोई बात नहीं, होनी भी चाहिए भैया, होनी भी चाहिए। प्रश्न नंबर 7 गुरुजी, प्रश्न नंबर 7। अब हम खुद ही यार तैयारी करते हैं गवर्नमेंट जॉब की, अब नहीं कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा, होता भी है तो छट जाते हैं कि अलग की बात है। ऐसे आप प्यार बनाए रखो यार, कहीं ना कहीं देखते हैं जुगाड़ हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7। स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का सदुत्तर दीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्दों में सर आपको आंसर देना है, 80 शब्दों में। पहला यहाँ पे खंड काव्य के नायक का चित्रण श्रवण कुमार, मतलब चरित्र चित्रण श्रवण कुमार का कीजिए, अथवा में श्रवण कुमार खंड काव्य के आधार पर दशरथ का चरित्र चित्रण कीजिए। पता है हमारा डेट आ चुका है एग्जाम का, जून में है, लेकिन यार अब वही है कि यूपी बोर्ड को पढ़ाना भी है, इसीलिए नहीं तो अब पहले आपको पढ़ा देते हैं 8 मार्च तक। पढ़ाने के बाद भाई भंडारा बढ़िया खाएंगे घर पे। हाँ, होता है भैया, जैसे कि आप लोग पता पता होगा आपको कि हिंदू में जो धर्म होता है अपना, अ, महाशिवरात्रि पर रामायण होता है ना, बस वही करवाएंगे आराम से 9 को। भैया खाना खाएंगे, वहीं पे प्रसाद भी हम बांटेंगे, बढ़िया भंडारा करवाएंगे। अगर आपको आना तो आइएगा बढ़िया एग्जाम देकर, ठीक ना? उसके बाद भाई साहब फिर अपना पढ़ाई करेंगे आराम से गर्मी तक, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? तो मैं तो यही बोलता हूँ कि अगर आपके पास सुविधाएं हैं तो घर में, नहीं तो लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए, लाइब्रेरी में बढ़िया पढ़ाई करिए, और कुछ नहीं, और कुछ भी नहीं, ठीक है ना? और मैं आप लोगों के लिए, हालांकि आप नहीं आ पाएंगे, मैं लाइब्रेरी भी बनवा रहा हूँ। जी हाँ, हमारी लाइब्रेरी हल्का मतलब बन चुका है, क्योंकि पापा वहाँ पे पूरा देखभाल कर रहे हैं, बनवा रहे हैं उसको, रह के उनके मार्गदर्शन में बन रहा है। वहाँ पे सब कुछ कंप्लीट हो गया है, अब केवल उसकी जो होती नहीं, मतलब पूरा फिनिशिंग करना बाकी है। बाकी पूरा एक लाइब्रेरी 50 सीट की बन के एकदम रेडी हो चुकी है ऑफलाइन में। ऑनलाइन में गुरुजी आप आइए खुद। चलिए ठीक है, बहुत बातें हो गई। अगला यहाँ पे है आपका रश्मि रथी। रश्मि रथी के प्रथम स्तर का सारांश लिखिए और रश्मि रथी के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। यार पता है हमारे पास कोई नहीं है, केवल आप लोग हैं, जो मन में रहता है आपको मैं बता देता हूँ, आपसे बातें हो जाती हैं, बस बहुत खुशी मिलती है, मैं सच बता रहा हूँ। जितना प्यार मुझे आप लोगों ने दिया ना, और मेरे मम्मी पापा ने दिया, उतना मुझे प्यार कभी मिला ही नहीं, और मुझे चाहिए भी नहीं यार। आप लोग हैं, माँ बाप हैं, बहुत है मुझे, मतलब आई लव इट यार। मुझे पढ़ाना बहुत ही पसंद है, और स्पेशली आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग ना बहुत बहुत ही दिल के प्यारे होते हैं भैया। छोटे बच्चे होते हैं 12वीं क्लास के, एकदम यार कुछ दिल में ना उनके चाहत होती है पैसे कमाने की, ना कुछ, बस उनको रहता है गुरुजी एकदम बिंदास लाइफ है अपनी, एकदम चौचक वाली लाइफ है। मम्मी पापा एकदम पढ़ के मुझे 95 गेन करना है बस, और किसी चीज की नहीं। और जब अगर किसी भी आपका 27 साल बच्चे से दोस्ती कर लो तो उसके मन में क्या रहेगा? अरे चलो आज पार्टी करते हैं, ये करते हैं, नहीं यार क्या करेंगे यार टाइम बर्बाद करके, है कि नहीं? हाँ चलिए, ये अपने जिले के अनुसार कर लेना, कोई दिक्कत है क्या? आप लोग बता देना। मैंने यहाँ पे त्याग पथी का लेकर करवा दिया है एक का, ठीक है? दिल पे मेरी बातों को मत लेना, आ रहा है गुरुजी नहीं लेंगे, नहीं लेंगे।
त्यागपति खंड काव्य के प्रमुख नारी पात्र का चित्रण कीजिए सर। अच्छा गुरुजी, यहाँ पे देखिए सर, रामेश्वर शुक्ल अंचल द्वारा रचित त्यागपति खंडकाव्य के नायक का श्रेय हर्षवर्धन की छोटी बहन राजश्री को है। वह हर्षवर्धन की प्रिय, माता पिता की दुलारी तथा कन्नौज की राजगृह वर्मन की पत्नी है, जिनकी चारित्रिक विशेषताएं क्या है भैया, निम्नलिखित हैं। किसका यहाँ पे, राजश्री का है, यहाँ पे राजश्री का, ठीक है ना। पहला, वह परिवार की प्रिय थी, मतलब इसको सभी लोग बहुत प्यार करते थे। थानेश्वर के राजा प्रभाकर वर्धन की प्राणियों की पुत्री राजश्री राज्यवर्धन और हर्षवर्धन के प्राणों की ज्योति है। कन्नौज के राजा गृहवर्मन से उसका विवाह होता है, परंतु वह अल्प आयु में क्या हो जाती है, विधवा हो जाती है, यानी कि इनके पति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। नारीत्व गुण से भरपूर राजश्री में आदर्श नारी के समस्त गुण विद्यमान है। युवा अवस्था में विधवा हो जाती है तथा बंगाल के गौड़पति शशांक द्वारा बंदी बना ली जाती है, किंतु कारागार से भागने में सफल हो जाती है। और वन में भटकती राजश्री जब आत्मदाह को उद्यत हो चिता में कूदने जाती है, तो उसका भाई कौन भैया, हर्षवर्धन, हर्षवर्धन द्वारा बचा ली जाती है और दिवाकर मिश्र द्वारा समझाए जाने पर सर्वस्व राज को समर्पित कर देती है। हर्ष द्वारा राज्य समर्पित किए जाने पर वह स्वीकार नहीं करती, बल्कि हर्ष के साथ राज्य का सहज संचालन करती है। देशभक्त और जन सेविका, मतलब इसके अंदर देशभक्ति भर भर के थी भैया। वैंधव के बाद राजश्री अपना सारा जीवन जीवन लोगों के कल्याण और सेवा में समर्पित कर देती है। देश प्रेम के कारण संन्यास लेने का विचार त्यागने वाली राजश्री हर्ष के साथ समाज सेवा में लगी रहती है। उसके बाद करुणा का साकार प्रतिमा, करुणा का साकार प्रतिमा किसके अंदर थी, राजश्री के अंदर थी। राजश्री ने माता पिता की मृत्यु और पति और बड़े भाई की हत्या और राज्य छिन जाने के बाद बंदी जीवन को स्वीकार किया, किंतु कारागार से भागने से लेकर हर्षवर्धन से मिलने तक के काल ने उसे कल्याण से भर दिया था और अपने भाई से मिलने पर उसकी करुणाणिक स्थिति खंड काव्य का सर्वाधिक मार्मिक क्या रहा है सर, स्थल रहा है। सुशिक्षित और ज्ञानमयी, मतलब कि ये पढ़ी लिखी थी और इनके अंदर क्या था सर, ज्ञान भी था। तो क्या लिखेंगे सर इसमें, धर्म संपन्न राजसी शास्त्र और धर्म की जानकारी थी। जब आचार्य दिवाकर मिश्र संन्यास धर्म का तात्विक विवेचन करते हुए उसे मानव कल्याण के कार्य में लगने का उपदेश देते हैं, तब राजश्री इसे स्वीकार कर लेती है और आचार्य की आज्ञा का पूर्ण परिपालन करती है। और इस प्रकार राजश्री का चरित्र एक आदर्श भारत नारी का चरित्र है। उसके पतिव्रत धर्म, देश धर्म, कल्याण और कर्तव्य निष्ठा के आदर्श निश्चित का क्या है, अनुकरणीय है, ठीक है ना। उसके बाद आपका खंडखा आएगा, यह संस्कृत का क्या रहेगा सर जी, यह आपका गद्यांश रहेगा। करने का मैं सबसे अच्छा तरीका यही बता देता हूं आपको कुछ टिप्स। सबसे पहले आप संस्कृत का गद्यांश पढ़ लेंगे। अतीते प्रथम कल्पे जना से लेकर कहां तक है, इत्ते वोचा तक है, ये भी नहीं है, ये काट दीजिए। रोचते इत्ते वोचत है, यहाँ पे यहाँ तक का है। अब सबसे पहले इसका संदर्भ लिखना है। तो सर यह कहां से लिया गया है, तो जहां पे आपको ये जातक शब्द दिखाई देगा, सॉरी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे राजा शब्द दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको राजा शब्द दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी आपको राजा शब्द दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। और एक सिंह यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक सिंह, ठीक है ना, शेर जो चिता होते हैं। तब ये कहां से लिया जाएगा पता है, ये तब लिया जाएगा उल्लू जातक कथा से। कहां से सर, उल्लुक जातकम नामक खंड से। तो क्या लिखेंगे सर संदर्भ में, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिनदर्शिका के जातक कथा नामक पाठ के उल्लू जातकम नामक खंड से क्या है, उद्घृत है। उसके बाद यहाँ पे आप इसका अर्थ लिख सकते हैं, आप तैयार कर लेंगे, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। यहाँ पे इसका ये रहा संस्कृत का, और इसका क्या रहा सर, ये इसका अनुवाद रहा है। इसको आप लोग खुद से पढ़ के तैयार कर लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद ये पद्यांश है। अब ये पद्यांश देखिए, मैंने कई बार बताया इंपॉर्टेंट है, पेपर में हर बार आता है। यहाँ क्या है, यह पद्यांश श्लोकों में से, पद्यांश या फिर श्लोक दोनों में इसको ये रहेगा, 7 नंबर का आएगा पेपर में। सुखा सुखार्थीन कुतो विद्वा कुतो विद्यार्थीन सुखम सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। अर्थात संदर्भ क्या हो जाएगा, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिनदर्शिका के सुभाषित रत्नायन नामक पाठ से क्या सर, उद्घृत है, ठीक है ना। इसका हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा सर, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ
और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। सुख की इच्छा रखने वाले को विद्या पाने की चाह त्याग देनी चाहिए और विद्या की इच्छा रखने वाले को सुख त्याग देना चाहिए। उसके बाद आपका 2 नंबर का आएगा सर मुहावरा और लोकोक्तियां आएगा। मुहावरा और लोकोक्तियां सर 2 नंबर का पेपर में आएगा। मैंने पूरा यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। देखिएगा पहला सर है, पहला यहाँ पे है 1 और 1 11 होना अर्थात मेल से शक्ति बढ़ना। वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा, दोस्तों को आपस में लड़ते देख अध्यापक बोले मिलकर रहोगे तो 1 और 1 11 रहोगे। 4 चांद लगाना सब शोभा बढ़ाना। अरे गुरुजी यार ये तो भंडारा खाने के लिए पहन लिए एकदम कुर्ता पैजामा 4 चांद लगा दिया गुरुजी और उसी पे क्या मान लिया गुरु, सेंट मान लिया। अरे गुरुजी वाक्य प्रयोग मुख्य अतिथि के आने पर मेरे इस कार्यक्रम में 4 चांद लगे। यार मुख्य अतिथि नहीं गुरुजी, हम खुद ही गए तभी उनके यहाँ 4 चांद लगा। हाँ बता दे रहे हैं गुरुजी। अगला है दूध का दूध पानी का पानी अर्थात सच्चा न्याय करना। क्या भैया, सच्चा न्याय करना। वाक्य प्रयोग सर क्या लिखेंगे, वाक्य प्रयोग क्या लिखेंगे, प्रकृति जब न्याय करती है तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। अगला है 1 अनार 100 बीमार अर्थात वस्तु कम चाहने वाले अधिक। वाक्य प्रयोग आजकल नौकरी थोड़ी है लेकिन उसके चाहने वाले सर अनेक हैं। उसके बाद आपका 5 नंबर का 6 नंबर का आएगा अपठित गद्यांश पद्यांश सर 6 नंबर का आएगा सर, 6 अंकों का पेपर में आएगा। करेंगे कैसे सर, नया टॉपिक जुड़ा हुआ है, न्यू टॉपिक आपके पेपर में सर जुड़ा हुआ है 22 फरवरी के लिए। सबसे पहले आप इसको पढ़ना है, मैं आपको करने का तरीका बहुत सिंपल बता रहा हूँ। महात्मा गांधी जी अपना काम अपने हाथ से करने पर बल देते थे। वे प्रत्येक आश्रमवासी से आशा करते थे कि वह अपने शरीर से संबंधित प्रत्येक कार्य सफाई तक स्वयं करेगा। उनका कहना था जो श्रम नहीं करता वह पाप करता है और पाप का अन्य खाता है। ऋषि मुनियों ने कहा है कि बिना श्रम किए जो भोजन करता है वह वस्तुतः क्या सर, चोर है। महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्ष था। उनका समस्त अर्थशास्त्र यही बताया था कि प्रत्येक उपभोक्ता को उत्पादन करता होना चाहिए और उनकी नीतियों की उपेक्षा करने के परिणाम हम आज भी भोग रहे हैं। न गरीबी कम होने में आती है और न बेरोजगारी पर नियंत्रण हो पा रहा है और न ही अपराधों की वृद्धि हमारे वश की बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद दक्षिण कोरिया वासियों ने श्रमदान करके ऐसे श्रेष्ठ भवनों का निर्माण किया जिनसे किसी को भी ईर्ष्या हो सकती। सबसे पहला चोर की परिभाषा क्या है, चोर की परिभाषा क्या है, तो चोर किसे लिए कहा गया है, यहां पर देखिए चोर किसे लिए कहा गया है, चोर किसे लिए कहा गया है। यहाँ पे चोर आपको सब दिखाई दे रहा है। देखिए यार भैया चोर कहीं दिखाई दे रहा है। अरे गुरुजी चोर देखते हैं, ढूंढो यार चोर और कहीं पे, कहा गुरुजी चोर किसे कहा गया है। देखिएगा बल देते हैं, आश्रमवासी आशा करते हैं कि वह अपने शरीर संबंधित कार्य तक स्वयं करेगा। उनका कहना था जो श्रम नहीं करता पाप खाता है, अन्न खाता। ऋषि मुनियों ने समस्त अपेक्षा उपभोक्ता। चोर कहाँ गया यार, चोर अभी तो था इसमें। हाँ वह चोर है, वस्तुतः वह सर जी चोर है। कौन चोर है, कौन चोर है, कौन चोर है, जो श्रम नहीं करता और पाप का अन्न खाता है। देखिए बिना श्रम किए जो भोजन करता है वह क्या है, वस्तुतः चोर है। ऐसे आंसर करना है, यही ढूंढ के करना है। तो जो बिना श्रम किए भोजन करता है वस्तुतः क्या है सर, ये चोर है। यही राइट हो जाएगा। देखिए आंसर, जो चोर की परिभाषा बिना श्रम किए भोजन करना चोर कहलाता है। गांधी जी पापी किसे मानते हैं, गांधी जी भैया पापी किसे मानते हैं। देखिए वह पाप करता है, कौन कौन कौन, जो श्रम नहीं करता उसे गांधी जी भैया पापी मानते हैं सर। क्या मानते हैं, पापी मानते हैं, यानी कि गांधी जी श्रम न करने वाले को पापी मानते हैं। महात्मा गांधी का समस्त दर्शन सापेक्ष क्या है, दर्शन श्रम सापेक्ष क्या है, उनका हमेशा यही था कि सभी विचार पर श्रम आश्रित थे। कौन, गांधी जी। अगला यहाँ पे शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करिए। देखिएगा सर और सर, सर और सर, तो एक तीर होता है, क्या होता है सर, तालाब होता है। पुरुष और परुष, तो पर पुरुष मतलब व्यक्ति होता है, परस मतलब क्या होता है सर, कठोर होता है सर। क्या होता है, बलवान होता है, कठोर होता है, लेकिन बलवान है नहीं तो कठोर ही लगाएंगे। अगला है निम्नलिखित शब्दों के दो अर्थ लिखिए, पतंग हलधर सारंग। यहाँ सर पतंग का लिया है। पतंग सर क्या क्या होता है, सूर्य कीट, सूर्य और क्या होता है सर, कीट होता है। हलधर बैल और बलनाम होता है। सारंग बादल और क्या होता है सर, रंगीन होता है। वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करना है।
जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ कहलाता है गुरुजी। जो कम बातें करता हो मितभाषी कहलाता है। उसके बाद शुद्ध अशुद्ध, शुद्ध और अशुद्ध है। देखिए यहाँ पे क्या, यहाँ पे सरकारी मिट्टी के तेल की दुकान बंद है, तो मिट्टी के तेल की सरकारी दुकान बंद है, क्योंकि सरकारी मिट्टी नहीं बल्कि सरकारी क्या है, दुकान है। दो दो चार होते हैं, दो 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 चार होते हैं, यहाँ पे ता है, यहाँ पे होते हैं। गुड़ का स्वाद मधुर मीठा होता है, बल्कि गुड़ का स्वाद मीठा होता है, मधुर नहीं होता भैया। मधुर तो देखने में होता है, फूल उल होते हैं, फूल जो होते हैं सुगंधित, उसको हम लोग मधुर बोलते हैं, मधुर हटा दीजिए। मोहन ने चिट्ठी लिखा, मोहन ने चिट्ठी लिखा, अरे भैया लिखी, क्योंकि लिख दी है वो। अगला यहाँ पे 12 कक्का देखिएगा, रौद्र रस अथवा अद्भुत रस का स्थायी भाव के साथ, रस छंद अलंकार है, के साथ परिभाषा अथवा उदाहरण लिखिए। तो यहाँ पे परिभाषा अथवा उदाहरण लिखिए। यहाँ पे अस्थाई भाव बोला है ना, तो आप अस्थाई भाव लिख देंगे और उदाहरण लिख देंगे या फिर उसकी परिभाषा लिख देंगे, काम खत्म। तीनों भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो कर देंगे, काम खत्म। रौद्र रस क्या होता है सर जी? रौद्र रस, रौद्र रौद्र रस काव्य का एक रस है, इसकी अस्थाई भाव क्रोध होता है। क्या होता है? क्रोध होता है। परिभाषा क्या होता है? विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से क्रोध नामक अस्थाई भाव रौद्र रूप का धारण कर लेता है। उदाहरण के लिए, उस काल मारे क्रोध के तन कापन लगा, उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो ये रौद्र रस है। अथवा प्रतीप अलंकार का लक्षण और उदाहरण दीजिए। उदाहरण दीजिए किसका सर? रूपक अलंकार का लक्षण और उदाहरण आपको सर देना है यहाँ पे। तो रूपक अलंकार क्या होता है? जहां गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में ही उपमान का अभेद आरोप कर दिया जाता है, वहां सर रूपक अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, मुख रूपी चांद पर राव भी धोखा खा गया। अगला है यहाँ पे आपका ग वाला, चौपाई अथवा क्या है यहाँ पे सर? चौपाई अथवा क्या है सर? यहाँ पे चौपाई अथवा बरो छंद का मात्रा सहित लक्षण और उदाहरण लिखिए। तो यहाँ पे मैं बरो के बारे में लिख रहा हूँ। यह अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसके पहले और तीसरे क्या सर जी? पहले और तीसरे चरण में 12-12 तथा दूसरे और चौथे चरण में 7-7 मात्राएं सर होती है। उदाहरण के लिए, अवध उस पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार। उसके बाद आपका यहाँ पे है, यहाँ पे आपका पत्र लेखन आएगा सर। पत्र लेखन देखिए सर क्या आएगा? अपने गांव अथवा मोहल्ले में प्राप्त गंदगी के संदर्भ में अधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए स्थानीय समाचार पत्र के संपादक को एक पत्र लिखिए। सबसे पहले सेवा में फ्री समाचार पत्र के संपादक, प्रयागराज उत्तर प्रदेश। विषय, मोहल्ले में प्राप्त गंदगी के संदर्भ में। फिर उसके बाद, महोदय सुप्रभात, क्या लिखेंगे सर? महोदय सुप्रभात, मैं आपके समाचार पत्र का सदस्य हूँ। इस समय मैं अपने गांव स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर आपको एक महत्वपूर्ण समस्या के बारे में सूचित करना चाहता हूँ। हमारे गांव में बढ़ती हुई जनसंख्या और विकास के साथ ही साफ सफाई की एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है। सड़कों पर, अन्य स्थानों पर गंदगी बढ़ रही है, जिससे हमारे समुदाय के सदस्यों को जीने की कठिनाई हो रही है। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप हमारी इस समस्या को उचित ध्यान दें और स्थानीय प्रशासन को इस पर गंभीरता से काम करने के लिए क्या करें सर? प्रेरित करें। फिर लास्ट में लिखेंगे धन्यवाद, उसके बाद सर डेट डाल देंगे 22/3/2024, भवदी अबस प्रयागराज, बस। और आपको कुछ भी करने की जरूरत बिल्कुल भी सर नहीं है, ठीक है ना? फिर यहाँ पे आपका निबंध लेखन आएगा। देखिए निबंध लेखन सर किस पर आएगा? यहाँ पे ये कितने अंकों का है सर? 9 अंकों का सर पेपर में आएगा, 9 अंकों का। यहाँ क्या है? पर्यावरण प्रदूषण की समस्या, कारण एवं निवारण, वर्तमान युग में योग का महत्व, विद्यालय में कंप्यूटर शिक्षा की उपयोगिता और मेरे प्रिय कवि। तो यहाँ पर मैं लिखा हूँ वर्तमान युग में योग का महत्व। इस पर हम लोग निबंध आज करने वाले हैं। सबसे पहले आप प्रस्तावना सर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्रस्तावना लिखेंगे। क्या लिखेंगे प्रस्तावना में? योग जो समृद्धि और संतुलन की दिशा में एक प्राचीन भारतीय परंपरा है, वर्तमान युग में अपना अभूतपूर्व महत्व साबित कर रहा है। यह एक ऐसा अद्भुत माध्यम है जो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को संतुलित कर रखने में क्या करता है? सहायता प्रदान करता है। इस निबंध में हम वर्तमान युग में योग के महत्व की को विश्लेषण क्या सर जी करेंगे। सबसे पहले योग का इतिहास और विकास, मतलब योग क्या क्या इतिहास रहा, इसका विकास कैसे हुआ, इसमें क्या लिखेंगे? योग का आदि वेदों, उपनिषदों में मिलता है और समय के साथ इसका विकास होता रहा।
योग सूत्रों में महर्षि पतंजलि ने योग की अद्भुत विधियों को समेटा है। आज योग न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में व्यापक रूप से अपना परिचय बढ़ा रहा है और लोग इसे अपने दिनचर्या में शामिल भी सर कर रहे हैं। उसके बाद शारीरिक स्वास्थ्य का सार्थक दर्जा भी मिलता है। इसमें क्या लिखेंगे सर? योग के अभ्यास से शारीरिक स्वास्थ्य को सुरक्षा रखने में मदद मिलती है। योगासन प्राणायाम के माध्यम से मांसपेशियों को तंतुस्त और प्रबल बनाए रखा जा सकता है। योग के अभ्यास से शरीर का समर्थन शक्ति क्या होती है सर जी? बढ़ती है। ठीक है। उसके बाद और रोगों से लड़ने की क्षमता में सुधार होता है। इससे हृदय स्वास्थ्य, तंतुता और रक्तचाप को भी क्या नियंत्रित किया जा सकता है। उसके बाद सर मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा योग से मिलती है। आधुनिक जीवन में तनाव, चिंता और मानसिक तनाव के कारण अनेक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। योग, ध्यान, मनोनिग्रह, प्राणायाम के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य को सुरक्षित करने में मदद करता है। योगाभ्यास से मन की शांति और स्थिरता में सुधार होता है, जिससे लोग अपने जीवन को बेहतरीन तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं। अगला यहाँ पे आध्यात्मिक उन्नति, यानी जो योग है इससे हमें आध्यात्मिक उन्नति मिलती है। इसमें सर क्या लिखेंगे? इसमें आप लिखेंगे योग न केवल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए है बल्कि यह आध्यात्मिक उन्नति में भी मदद करता है। योग साधन के माध्यम से व्यक्ति और अपनी आत्मा की खोज में निकलता है और अपने जीवन को महत्वपूर्ण और सार्थक बना सके। ठीक है ना? तो ये आपका रवैया हिंदी का पेपर जो कि किसके लिए है? 22 फरवरी के लिए है। पूरा मैं पेपर सोल्यूशन बनाया हूँ और यहाँ पे 7 सेट पेपर यूपी में आएंगे, ध्यान देना। और यहाँ पे भी मैं आपको 5 सेट और लेकर दूंगा और इसके पहले कल भी मैं अपलोड किया था। तो दिन आपको मैं यहाँ पे अभी आपको 5 सेट और अवेलेबल कराऊंगा क्योंकि 2 दिन का टाइम है और ये 5 सेट कंप्लीट कर लेंगे। इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा, गारंटी हमारी है सर। लिख के मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि सारे प्रश्न आपको यहीं से मिलने वाले हैं। इसलिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके शेयर करें, जबरदस्ती अपने दोस्तों को दिखाएं कि भैया ये पेपर में आएगा। ठीक है ना? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।